नहीं मिला है, इसलिए कि मैं तो अपने विकास यात्रा के कार्यक्रमों में दिन भर व्यस्त था। लेकिन यहाँ शिविर में पहुँचने के बाद जो उसके हाइलाइट्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं कोई दो चार संक्षिप्त बातें ही कह सकता हूँ। एक तो ये तकनीकी औपचारिकता है, रेल बजट तो आएगा चुनाव के बाद, लेकिन इस बीच में वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, इसलिए कुछ महीने काम चलाने के लिए ये वोट ऑन अकाउंट है, लेखानुदान है। तो कोई विस्तृत तो बजट पर प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है, भले ही रेल मंत्री ने विस्तृत भाषण दिया हो, लेकिन ये सब चुनावी है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय में आदमी खूब अनाउंसमेंट करता है, खूब घोषणा करता है, घोषणाओं की झड़ी लगा देता है। तो पता चला है कि कुछ नई ट्रेनों के चलाने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बतलाया कि पिछले बजट में जितने ट्रेन की घोषणा थी वो अब तक क्यों नहीं चल पाई। तो घोषणा है, असल तो अब अगले महीने से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो बुनियादी तौर पर तो इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जो हाइलाइट्स से पता चला है वो पता चला है कि जो इनके मुनाफे का ढोल जो पीट रहे थे, अब ये उन्हीं के दस्तावेजों से अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड को पकड़ चुका है। अब जैसे उसके लिए एक उदाहरण है कि डिविडेंड अदा करने के पहले जो सरप्लस जिसका ढिंढोरा पीटते हैं, डिविडेंड को लिए दिए ढिंढोरा पीटते रहते हैं। डिविडेंड वो है जो रेलवे केंद्र सरकार को देती है, चूँकि सरकार का ही ये उपक्रम है और सरकार पैसा लगाती रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि ये एक व्यावसायिक संगठन भी है रेलवे, तो उससे वो कुछ लाभ कमाए, तो इसलिए डिविडेंड रेलवे देती है, लाभांश देती है, जो कमाया उसका एक हिस्सा लाभांश के रूप में देती है। तो लाभांश दिए बगैर जो इनके पास मुनाफा है, सरप्लस है, अब उसमें कमी आने लगी। जो इनके बजट के अपने कागजात के हाइलाइट्स हैं जो मुझको प्राप्त हुए हैं, उसमें 2007-08 में जहां 25,006 करोड़ का सरप्लस इन्होंने दिखलाया अंतिम तौर पर, 2008-09 अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी अपने बजट के माध्यम से दी है, उसमें ये घटकर 19,320 करोड़ आ गया। और इनका जो प्रोजेक्शन है 2009-10 के लिए, जिसके लिए ये तथाकथित बजट है, उसमें ये घट करके 18,847 करोड़ पर आ गया। तो ये जो मुनाफा का ढिंढोरा था अपने आप अब ये उसका पारा उतरने लगा। तो खुद जो ये दावा करते थे, तो एक तो इसी से जाहिर हो रहा है, जिस बात का पूरे देश में विज्ञापनों के जरिए और अपने भाषणों के जरिए जो सबसे अधिक ढिंढोरा पीटते रहे वो मुनाफे का, तब वो नीचे की ओर जाने लगा उन्हीं के कथनानुसार। हालांकि इसमें काफ़ी जिसको कहिए आंकड़ों की हेराफेरी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, और जो पिछली बार भी हमने कहा, उसके पिछली बार भी कहा, उसका कोई उत्तर नहीं मिला कि जो ये सरप्लस बता रहे हैं इसमें निवेश योग्य सरप्लस कितना है। अगर इतना सरप्लस है तो फिर बजटीय सहायता की क्या जरूरत है केंद्र सरकार से। तो खैर वो तो कभी जवाब न मिला न वो जवाब देने की स्थिति में। दूसरी बात है कि रेलवे के आर्थिक स्थिति को मापने का एक तरीका है ऑपरेटिंग रेशियो, यानी 100 रुपये कमाने के लिए आपने कितना रुपया खर्च किया, एक मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। हालांकि ऑपरेटिंग रेशियो की जो मान्य पहले से तरीका रहा है इसको मापने का या इसको निकालने का, उसमें उन्होंने काफ़ी बदलाव कर दिया। बहुत सारे खर्चों को उन्होंने खर्चे में बिना शो किए रखा और तब ऑपरेटिंग रेशियो को थोड़ा बड़ा मैंने घटा करके अपने
वित्तीय प्रबंधन कौशल को दिखलाने की कोशिश की थी। तो खैर बहरहाल जो इनका 2007-8 में ऑपरेटिंग रेशियो था 75.9%, अब इन्हीं के बजट दस्तावेजों से 2008-9 में अब वो बढ़ करके 88.3% हो गया। ये जो चल रहा है चालू साल में, और अगले साल के लिए इनका आकलन है, एस्टीमेट है कि ये बढ़कर होगा 89.9% यानी 90%। तो जो इनका दावा था, तो अब खुद यानी एक तो मुनाफे की मात्रा वो घट रही है और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ रहा है। यानी अब 100 रुपये की कमाई पर जहां इन्हीं का दावा था कि 2007-8 में इन्होंने 76 रुपया खर्च किया, अब खुद कह रहे हैं कि 2008-9 में 100 रुपया कमाने के लिए ये अब 88 रुपया 30 पैसा खर्च करेंगे और 2009-10 में ये लगभग 90 रुपया खर्च करेंगे। तो अब इसी से पता चल जाता है कि रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधर रही है कि अब बिगड़ने की ओर। दूसरी बात है, मेरा आरोप है कि सेफ्टी पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुझे बताया गया है कि शायद सेफ्टी के सिलसिले में उन्होंने मेरे कार्यकाल की चर्चा कर दी। हमारे कार्यकाल में स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना करके जो रेलवे के पुराने एसेट्स थे उनका नवीकरण किया गया और उसी के चलते एक्सीडेंट में कमी आई। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उन आंकड़ों को दिखलावें जो हमने 2003 से लेकर के 10 साल का रेलवे सेफ्टी प्लान तैयार किया था और उसी के मुताबिक जो हमने उस समय प्रोजेक्शन किया था, आज कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आई। तो जो सुरक्षा के लिए हमने कदम उठाए और उसका परिणाम सामने आया और ये उल्टा नंबर बता करके, अरे उस समय तो उसके पहले ध्यान नहीं दिया गया तो एक्सीडेंट हुआ, हमने ध्यान दिया तो एक्सीडेंट घटने लगा। अब फिर सेफ्टी पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये ट्रेन ये रेल की पटरियों की क्षमता की परवाह किए बगैर इन्होंने जो भारी और ट्रेनें चलानी शुरू कर दी, एक्सेल लोड जिसको कहते हैं, बढ़ाना शुरू किया, विशेषज्ञों की राय के प्रतिकूल जबरदस्ती, जिसको कहते हैं जर्सी गाय को हम दूर हैं तो दूह नहीं रहे, जर्सी गाय को इंजेक्शन दे करके ये दूध निकाल रहे थे। देखते नहीं कभी कभी शहर वगैरह में कोई ज़्यादा इंजेक्ट करके उसको हार्मोन्स का सुई दे करके और ज़्यादा दूध निकालता है और गाय को बीमार कर देता है। तो यही अब बीमारी की ओर रेलवे जा रही है। इनका जो ढिढोरा था सरप्लस घटने लगा, ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ने लगा और क्या कहा जाएगा, बुलेट ट्रेन के लिए ये हवाई सर्वेक्षण का ऐलान कर रहे हैं। ये हवा में ही है ना, यानी बुलेट ट्रेन के बारे में कोई आज पहली बार नहीं हुआ। मिसेज गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके समय में भी रेलवे ने अध्ययन करवाया था। बाद में एनडीए के कार्यकाल में भी इस पर प्री फिजिबिलिटी स्टडी हुई। ये यहाँ की जो स्थितियां हैं वो इजाज़त नहीं देती हैं, इसलिए 2 बार वो सेल्फ्ड हो गया। अब फिर ये लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि यहाँ भी जापान रेलवेज की तरह बुलेट ट्रेन चलेगी। जापान घूम करके आए हैं, तो ऐसे ही ये चीज़ें हैं। क्या सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण, तो कुल मिला करके बजट में कुछ है नहीं और स्वाभाविक होना भी नहीं था। रेल भाड़ा कह देंगे कि हम घटा दिया, 1 रुपया भाड़ा घटा दिया ऑर्डिनरी ट्रेन्स का, तो उसके बाद कहेंगे कि 2% घटा दिया और इसके बाद फिर जैसे पिछले वर्षों में किया कि जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसके यात्रा का समय कम किए, स्टॉपेज की संख्या घटाए बिना सुपरफास्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी यात्रियों को कोई सुविधा तो नहीं मिली लेकिन उनकी जेब काट करके सुपरफास्ट ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया ताकि पैसा लगने लगा। फिर तत्काल सेवा थी, तत्काल शब्द ही तत्काल है, यानी इमीडिएट। किसी आदमी को इमरजेंसी आ गया और उसको जाना पड़ा तो स्टेशन पर जाएगा और महत्वपूर्ण ट्रेनों में कुछ जगहें रखी जाती थी कि ज़्यादा पैसा देकर वो तत्काल में यात्रा कर सकता है स्कीम। अब तत्काल का भी एडवांस बुकिंग होने लगा। तो तत्काल का क्या मतलब है? जेब काटने वाली बात हो गई ना। तत्काल का मतलब तो अर्थ भी समाप्त कर दिया।
अब इसके बाद ट्रेनों में यात्रियों के कंफर्ट का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सफाई चौपट, खान पान सेवा बेकार, और ऊपर से बर्थ की संख्या बढ़ा दिया। अब उकड़ू बन के जाइए, ट्रेन में यात्रा करिए, यात्रियों से पूछिए। तो कुल मिलाकर के कोई, हम तो पहले से बताते रहे, अब इसके बाद जो रेल मंत्री होंगे वो अपने सिर का बाल नोचेंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल तो पूरा का पूरा दूह लिया है। अब इसके बाद रेलवे पर ध्यान नहीं दिया। मुनाफा मुनाफा मुनाफा, और मुनाफा क्या? रेलवे एक ट्रांसपोर्ट है। जब आर्थिक तेजी आई, इकोनॉमी में उछाल आया, तो स्वाभाविक है कि जो रेलवे ट्रांसपोर्टर है इसको काम मिला। अब चाइना में ओलंपिक हो रहा था तो आपको मालूम है कि खूब स्टील, आयरन ओर इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी खूब, और अपनी इकोनॉमी में भी। अब जब इकोनॉमी में मंदी के लक्षण आने लगे हैं तब नीचे जाएगा। और जिस समय का ये हवाला देते हैं, 5th पे कमीशन की मार पड़ी और आर्थिक जगत में भी एक सुस्ती का दौर आया। मंदी नहीं तो सुस्ती तो आ ही गई थी। तो उस हालात से जब आर्थिक तेजी आई, उसकी तुलना, और लगातार झूठ बोलना कि हम लोगों के टाइम में रेलवे घाटे में था, हम लोगों के टाइम में रेलवे घाटे में था, इसी बार का डॉक्यूमेंट निकाल करके देख लीजिए। तो रेलवे का सरप्लस बढ़ा, स्वाभाविक है, उसका व्यापार बढ़ा। जब अर्थ जगत में तेजी आई तो उसकी मांग है, रेलवे को काम ज़्यादा मिलेगा, तो वो बढ़ गया। और अब जब उसका असर दिखेगा। और दूसरा सबसे खतरनाक पहलू, मैं बार बार कहता हूँ, सेफ्टी की घनघोर उपेक्षा इन्होंने की है। जैसे जवान आदमी रिक्शा चलाता है तो 2 के बजाय 3 पैसेंजर को भी ढो लेता है। कोई अगर कुली का काम करता है तो और ज़्यादा बोझ उठा लेता है, पुलदार ज़्यादा अनाज ढोने लगता है। लेकिन वही 35 साल आते आते टीबी का शिकार हो जाता है। वही हाल है भी, एकदम बिल्कुल नया नया हमने पटरियों को बदलने की स्कीम बनाई, पटरियां बदल दी गई, तो अभी जो कर लीजिए इस्तेमाल। तो जैसे जवान आदमी को पता नहीं चलता है जवानी के जोश में, उसी का ये पीरियड उठा। इसलिए हम एक बार कहे थे इनको कि भाई हम तो चाहते हैं कि एक कानून बना करके आपको जिंदगी रेल मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि अब इसके बाद जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसका जवाब अब दीजिए। लेकिन खैर नहीं, वो सब चीज़ तो देखिए, डिवीज़न बना दिया, ठीक ही है, लेकिन वो अभी बन गया क्या? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रहेंगे। कहा कि जब मेरे कार्यकाल में बिहार की योजनाओं पर एक कुंडली मार के बैठ गए और नहीं हुई वो योजनाएं पूरी और लागू नहीं की गई, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये हटेंगे और कोई दूसरा आ जाएगा तो वो क्या करेगा इन चीज़ों के साथ? इसलिए देखिए, चुनावी साल में कोई घोषणा की जाती है उसका कोई मतलब है नहीं। वो तो ताली पिटवाने के लिए किया ही जाता है, झांसा देने के लिए किया ही जाता है। कौन चीज़? 2,30,000 करोड़ निवेश की बात। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि छपरा, अभी कैबिनेट का जो फैसला हुआ, यूनियन कैबिनेट का, उसी से ये मालूम हो गया कि छपरा हो कि मधेपुरा हो, इसमें रेलवे का शेयर मात्र 26% है। ये तो प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, बोली लगेगी, कौन आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कल, कोई नहीं जानता। लेकिन खूब ढिंढोरा पीटे। जब इतना सरप्लस था तो इसको प्राइवेट सेक्टर के का मेजर शेयर रखने का क्या मतलब था? इसको तो टोटल रेलवे को बनाना चाहिए था। पहले से रेल व्हील फैक्ट्री है बेंगलोर में, पहले कहलाता था वो व्हील एंड एक्सल प्लांट, मेरे टाइम में उसका नाम बदला, रेल व्हील फैक्ट्री हो गया। या चितरंजन में है बिजली के इंजन का कारखाना, और बनारस में है डीजल के इंजन का कारखाना, डीजल लोकोमोटिव का, इलेक्ट्रिक लोको का है वहाँ, तो वो रेलवे का अपना है। बनाना ही था तो इंजन का कारखाना रेलवे का बनाते, पहिया का कारखाना रेलवे का बनाते, रेलवे ही तो उसका यूजर है, और कौन दूसरा यूजर है? तो शुरू तो किए कि जितना रेलवे का ये है कबाड़ में बिकता है रेल की पटरी वगैरह स्टील, उसको गला करके फैक्ट्री बनाएंगे। तो 1 साल के अंदर पता चल गया कि सारे कबाड़ को इकट्ठा करना एक जगह संभव नहीं है, वो खर्चीला पड़ेगा। तो हुआ कि रेल व्हील फैक्ट्री बनेगी। अब देख लीजिए, अब आ गया, अभी कैबिनेट का फैसला हुआ अभी 10 दिन पहले, जिसमें आ गया कि मात्र 26% शेयर है रेल का।
तो 26% शेयर वाला क्या दावा करता है? 74% वाला मिला नहीं है, मिलेगा तब ना। नहीं, हम तो बाकी कुछ सिविल वर्क में थोड़ा बहुत दिखावे का आप खर्च भी कीजिएगा तो उसका तो अर्थ नहीं है। वो तो मामूली 2-4-10 करोड़ के खर्चा में हवा पानी चुनाव तब तक निकल जाएगा, और चुनाव के बाद जो हुआ तो हम क्या करें। हम पूछ रहे थे कि ये जो बुलेट ट्रेन पर बहुत आप ऐड कर रहे हैं, क्या बिहार के बैलेट को ध्यान में रखकर है क्या? जी ना, बिहार के बैलेट से क्या मिलता, गरीब आदमी उस पर चढ़ेगा। अरे बिहार की तो ये हालत है कि पटना से हावड़ा के लिए हमने शताब्दी ट्रेन चलाई थी, वो तो बंद हो गई इसलिए कि उसमें चढ़ने वाले लोग नहीं थे पटना से हावड़ा के बीच में। तब हमने जन शताब्दी इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि एक डिब्बा एसी स्लीपर एसी चेयर कार होता है और बाकी नॉन एसी होते हैं। ये हमने नया जन शताब्दी शुरू किया था, तो जन शताब्दी चली। तो बुलेट ट्रेन का क्लाइंटेल है या नहीं वो तो छोड़ दीजिए, उतनी महंगी सवारी कौन करेगा हम उसकी बात नहीं करें। हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि ये नया नहीं है, ये काम 70 और 80 के दशक में भी किया गया और एनडीए सरकार के दौरान भी इतना काम किया जा चुका है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी। तो इसमें नया क्या, फिर प्री फिजिबिलिटी स्टडी। तो स्टडी हम ये बता रहे हैं आपको, तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि जापान जैसी तेज गति से चलने वाली गाड़ी चल जाएगी इसलिए उस पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सलाह देंगे कि इसमें जरा खुश होने के पहले जरा। नीतीश जी, आप रेल मंत्री रहे हैं, बिहार रेल के लिए कैसा आप सर्विस दे रहे हैं? ऐसा रेल मंत्री जो भट्टा बैठा दिया हो और फिर आप कहते हैं कि जिंदगी भर उनको बनाए रखा जाए। इसीलिए ना कि पता चल जाएगा ना अगला बार जो बड़ा बड़ा विज्ञापन आप लोगों को देते हैं बंद ना हो जाएगा, तब समझ में ना आ जाएगा कि क्या हुआ। अभी तो शुरू हो गया, एक ही साल में हालत ही हो। तो सर एक शब्द में इस रेल बजट को क्या नाम दिया जाए? ये रेल बजट प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, ये चुनाव का समय है, ये रेल बजट है ही नहीं। रेल बजट तो आएगा चुनाव के बाद। ये तो 4 महीना के कुछ दिनों के खर्चे के लिए अब उसी बहाने कुछ कोई अगर मंत्री कुछ कहना चाहे तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि बुलेट ट्रेन पे चलने के लिए बिहार के लोगों के पास के लिए कि कभी कभी कोई चीज़ हम आप भूल गए कि 80 में भी हो चुका है काम, और ये भूल गए कि हमारे साथी थे दिग्विजय जी, जब रेल राज्य मंत्री थे तो सबसे अधिक बोलते थे बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। भूल गए आप लोग? नहीं बोलते। हम उस समय भी कौशन करते थे। अच्छा, ये आप मानते बीच में हम नहीं थे तो हम कौशन करते थे, और बाद में तो हमने साफ साफ लोगों को बतला ही दिया था कि तो आप मानते आज इसका क्या है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में स्टडी हो गया, जहां दोनों बीच में बिल्कुल सबसे समृद्ध इलाका है देश का, इसलिए अब ये सब हवाई ही सर्वेक्षण है, आप मानते हैं कि कोई जमीनी सर्वेक्षण है। हमको तो जो बताना था बता दिया, अब उसमें हमको कोई आर्गुमेंट तो करना नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो मनाइए कि जल्दी आ जाए बुलेट ट्रेन, हम आपको शुभकामना देंगे और उसमें चढ़ के यात्रा भी कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमको क्या चलेगी तो हम भी यात्रा कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये लेकिन चलेगी और नहीं चलेगी ये तो आप हमसे ज़्यादा समझदार है। आप खबर नवीस हैं, आप विश्लेषण करते हैं, आप ऊंच नीच जानते हैं। हम लोग तो राजनीति करने वाले हैं, हम लोगों की भूमिका तो समय समय पर बदलती रहती है। कभी बजट पेश करते हैं, कभी बजट पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम लोगों की भूमिका तो बदलती रहती है। लेकिन आपकी तो एक ही भूमिका है, बजट कोई पेश करे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, इसलिए ये आपके लिए हमने छोड़ दिया। चलिए, बहुत हो गया रेल बजट, आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री जी, आप बिना हम रेल बजट को सुने और फैक्ट्स हमने देखा, हमको जो उसमें मार्के की बात लगी वो हमने बता दिया, लेकिन हम विकास यात्रा पर आए हैं, कल तक रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विकास यात्रा का आपका आइडिया है, कि किस तरह इसका मोटिवेशन आपको कैसे मिला और इसमें तो स्वयं का मोटिवेशन है और क्या। न्याय यात्रा के दौरान 2005 में ही हमने कहा था कि जनता अगर जनादेश देगी तो हम ये काम जारी रखेंगे। हम तो थोड़ा पहले करना चाहते थे, लेकिन 2007 में भी हमको बाढ़ से निपटना पड़ा। 2008 में भी कोसी की स्थिति
और फिर हमको लगा कि अब निकलना चाहिए, वरना अगर अभी नहीं निकलेंगे तो फिर शायद निकलना संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर 2009 में हम निकलें तो इसको फिर लोग चुनाव से जोड़कर देखेंगे। अभी तो चुनाव दिल्ली का है, अभी चुनाव कोई मेरा नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। यात्रा का लक्ष्य सिर्फ विकास के लिए है अथवा राजनीति से प्रेरित है? नहीं, राजनीति से इसका तो कोई रिश्ता क्योंकि अभी असल चुनाव है लोकसभा का। नहीं, तो बता दिया पहले ही, लगता आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अगर देर करते तो अगले साल के बाद तो फिर अगले साल तो अपना भी चुनाव है, तो इसलिए हमको तो निकलना ही था। और कोसी के सारे चीज़ों को 4-5 महीना देखने के बाद, जो हम लोगों के हाथ में था उतना करने के बाद और बाकी सब चीज़ के लिए अर्जी लगा देने के बाद हम निकल पड़े। और काफ़ी लोगों में उत्साह है, आप स्वयं देख रहे हैं। हम किसी भी इलाके में गए हैं, चाहे वो कोई इलाका हो, चंपारण से शुरू हुआ है और आज किशनगंज तक पहुंच गए हैं। एकदम पश्चिमी छोर से चल के, बिहार के उत्तरी भाग के पश्चिमी छोर से चलकर उसके पूर्वी छोर तक पहुंच चुके हैं। और सब जगह एक समान स्थिति है, सभी समाज, सभी प्रकार के लोगों का इसमें की भागीदारी है, लोगों में उत्साह है। और बिहार के विकास के लिए जितना हम लोग पिछड़े हुए हैं, लोगों के मन में विकास के प्रति उल्लास का भाव पैदा करना जरूरी है और हमारा ये मकसद है। और उसके अलावे चीज़ों को देखना, समझना, उसको कैसे दूर किया जाए, इसकी भी रोशनी इस यात्रा के दौरान भी मिलते चली जाएगी। और बेहतर कैसे चीज़ों का क्रियान्वयन हो, योजनाओं का क्रियान्वयन हो। तो ये विकास की यात्रा विशुद्धता सरकार की है। सरकार को जनता के दरवाजे पर, गांव में ला करके हमने जनता की ताकत को बढ़ाया है और सरकार उनकी सेवा में खड़ी है, ये बतला दिया है। कहीं मुख्य सचिव हैं तो कहीं डीजीपी हैं तो कहीं सारे अधिकारी हैं, कभी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। अब इससे अधिक तो गांव को फोकस में नहीं कभी लाया गया है। तो ये हमारा मकसद है। और राजनीति से इसका क्या रिश्ता रहेगा? राजनीति करना होगा तो राजनीति तो करेंगे अभी कुछ दिन के बाद, जब डेट घोषित हो जाएगा लोकसभा का तो उसके बाद ये काम तो रुक जाएगा, तो चुनाव का काम शुरू होगा तो उस समय बोलेंगे। अभी तो हम पूरे तौर पर परहेज करते हैं। बाकी हमारे अन्य कई लोगों को हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के आयोजनों से राजनीतिक बात करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये तो कमजोरी का परिचायक है। हम तो चर्चा नहीं करते हैं अपने मंच से। जिस तरह की हम तो बल्कि कहते हैं कि विपक्ष के लोग भी शामिल हों। ये तो बिहार के विकास का अभियान है, इसमें सब भागीदार बने, हम तो ये कहते हैं। इसलिए आपने जो कहा कि राजनीति, तो राजनीति से इसका क्या रिश्ता? राजनीति से रिश्ता रहेगा तो सरकार के बैनर की आवश्यकता मुझको नहीं। अच्छा, जब राजनीति की यात्रा करनी होगी तो बैनर पार्टी और गठबंधन का होगा, सरकार का नहीं होगा। हम इतने कमजोर आदमी नहीं है कि सरकार के बैनर में राजनीतिक अभियान चलाएं। जिस तरह की शिकायतें आपको दोनों को के बीच में जो एक अलग अंतर है उसको हम हमेशा ध्यान में रखते हैं और कभी भी अपने मंच से ऐसी कोई बात हम नहीं कहते हैं जो कहा जाए कि राजनीतिक बात कर रहे हैं। सर, गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की। जिस तरह की शिकायतें आपको मिल रही हैं, आप क्या महसूस करते हैं? आप अपना इस सरकारी तंत्र के बारे में, लोगों की जो भावना है उसके बारे में आप लोग शायद गौर नहीं कर रहे हैं कि हमारे सरकार के काम पर शिकायत नहीं मिल रही है ज़्यादा। नीचे के स्तर पर जो चल रहा है, हम लोगों ने बहुत सारा काम पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा, नई चीज़ हुई, उसको अधिकार संपन्न बनाना चाहते हैं। तो शुरुआती दौर में ये है, इसको कैसे और ठीक किया जाए उसकी रोशनी मिलेगी। और नीचे के स्तर पर जो गड़बड़ी उसके बारे में शिकायतें ज़्यादा मिल रही, तो वो शिकायतें मिल रही है तो उसका तो संस्थागत इंतजाम करना होगा, उसका तो संस्थागत इंतजाम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे सरकार के तंत्र से संबंधित शिकायतें हैं, हम उसको तत्काल जांच कराते हैं, जहां जरूरत पड़ता है निगरानी को सौंपते हैं। अगर जैसे ही किसी ने स्पेसिफिक कंप्लेन किया, दिक्कत यह है कि जनरल कंप्लेन की कोई जांच नहीं होती। एक जनरल बात आप कर सकते हैं, लेकिन हमको जैसे ही दिख जाता है कि ये स्पेसिफिक है, एकदम खास कंप्लेन है, तो तत्काल उसकी जांच कराते हैं और जांच करा करके उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे।
जैसे क्रिमिनल केसेज में लॉजिकल एंड तक ले जाया जा रहा है, उसी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में भी लॉजिकल एंड तक उसको पहुंचाया जाए। ये हमारी सरकार का संकल्प है, निर्णय। तो ये यात्रा से और लोगों से मिलने से और जो शाम में हम संवाद स्थापित करते हैं उन सबों से काफ़ी अच्छा इसका परिणाम निकल रहा है और सब चीज़ें सामने आ रही है। और हम खुद कहते हैं कि कमी हो, ऐब हो, उस पर पर्दा मत डालिए, उसको उजागर कीजिए, क्योंकि अगर आप पर्दा डालने लगेंगे तो फिर उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब उसको एक्सपोज कर देंगे, पर्दा उस पर से हटा देंगे, तो उसको फिर ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमारा प्रयत्न वही है कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए। अब बाकी तो वक्त बताएगा कितना दूर तक। एक चीज़ अब इसको हम लोग माने कि आपका जो विकास यात्रा है ये एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम भी है। जरूर है, ये तुम खुद ही कहें, वह भी है, लेकिन इसमें भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प है, बिहारीपन पैदा करने का एक अभियान है, समाज को जोड़ने का अभियान है, और हम भी सीखते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि अगर पंचायती राज में कुछ गड़बड़ी आपको दिखाई पड़ रही है तो इसके चलते पंचायती राज के खिलाफ मत हो जाइए, क्योंकि पंचायती राज आप ही के लिए है। तो ये सब सारी बातें भी कहनी पड़ती, हम बताते जाते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं नहीं कि लोगों को, सामने वाले को सिर्फ खुश करने के लिए कोई बात करें, हम दोनों बात करते रहते हैं, उनका सुनते हैं, अपना भी सुनाते हैं, और ये संवाद बड़ा अच्छा चल रहा है। और ये मुझको कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी इलाके से गुजरे हैं, किसी वर्ग का इलाका हो, कोई व्यक्ति हो, सड़कों पर लोग खड़े हैं, हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं, समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। शाम के कार्यक्रम में बताइए कौन निकलता था इतना,